नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए कोरोना नेगेटिव होते ही एक्शन में आए योगी। कोरोना से निपटने की रणनीति बदली। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदना की हार्ट अटैक से मौत, कोरोना से भी जूझ रहे थे। पत्रकारिता जगत में छाया मातम। आज रात 8 बजे से लग जाएगा 3 दिन का लॉकडाउन। पाबंदियां होंगी सख्त। शादी समारोह में 50 तो अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही होंगे शामिल। इंदिरापुरम के गुरुद्वारे में चल रहे ऑक्सीजन लंगर का मामला पहुंचा कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग चैरिटी कर रहे हैं, हम चैरिटी तक नहीं छोड़ सकते। गाजियाबाद के जस्सीपुरा में 20 सड़क हुई चाकूबाजी, 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक व्यक्ति घायल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिपोर्ट नेगेटिव आते ही योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को कोरोना की दूसरी लहर से निपटने को अपनी रणनीति को बदल लिया है। अब टीम 11 की जगह टीम 9 बनाई गई है, जिसमें शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। टीम 9 के सभी सदस्यों को जवाबदेह बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने टीम के लोगों को परेशानी दूर करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना नियंत्रण के लिए बनाई गई अपनी टीम 11 में बदलाव किया है। उन्होंने अब अपनी टीम 11 की जगह टीम 9 बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों तक हर तरह की सीधे सहायता पहुंचाने के लिए टीम 9 को पूरी जिम्मेदारी दी है। टीम में चिकित्सा, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में अफसरों को शामिल किया गया है। आम लोगों को तत्काल भर्ती कराने, उनको जरूरी दवाएं दिलाने, अस्पतालों को ऑक्सीजन दिलाने, होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन की उपलब्धता कराने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। टीम 9 के अलग अलग सदस्यों को जवाबदेह भी बनाया गया है। कोरोना को मात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्प ग्राम में तैयार हो रहे डीआरडीओ के अस्पताल का निरीक्षण किया। डीआरडीओ के 500 बेड के अस्पताल का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गया है। टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब से अफसरों का ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई टीम को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जिम्मेदार अफसर लोगों तक मदद पहुंचाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि आप सभी की शुभेच्छा और चिकित्सकों की देखरेख में अब मैं कोरोना नेगेटिव हो गया हूं। आप सभी के द्वारा दिए गए सहयोग और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना को हल्के में लेने की गलती ना करे, घर पर ही रहे, जरूरी हो तभी घर से निकले, क्योंकि आपके परिवार में आपका कोई इंतजार कर रहा है। कोरोना वैक्सीन अवश्य लगाए, हल्के लक्षण होते ही डॉक्टर को दिखाए, पैनिक नहीं फैलाए, हमेशा मास्क पहने और 2 मीटर की दूरी बनाए रखे, बार बार साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोए। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। युग करवट की ओर से जनहित में जारी। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदना का शुक्रवार को निधन हो गया। वे कोरोना से संक्रमित थे और नोएडा के मेट्रो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। रोहित सरदना की तबीयत ठीक हो रही थी, तभी शुक्रवार सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिससे पहले कि डॉक्टर इलाज कर पाते उनका निधन हो गया। रोहित सरदना के निधन से पत्रकारिता जगत में मातम छा गया। रोहित सरदना आज तक के लोकप्रिय शो दंगल की एंकरिंग करते थे। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उन्हें कोरोना भी हुआ था। सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे।
रोहित सरदाना के निधन से पत्रकारिता जगत में मातम छा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने रोहित के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने ट्वीट कर रोहित के निधन की जानकारी सबसे पहले दी। रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग कर रहे थे। 2018 में रोहित को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी रोहित सरदाना की मौत की जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दोस्तों, बेहद बुरी खबर है। मशहूर टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया है। उन्हें आज सुबह ही हार्ट अटैक आया है। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। भले ही कोरोना और दिल का दौरा पड़ने से वह छोड़कर चले गए, लेकिन एक दिन पहले तक वह लोगों की मदद के लिए सक्रिय थे। कोरोना का शिकार हुए लोगों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और बेड आदि की व्यवस्था के लिए वह लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और लोगों से सहयोग की अपील कर रहे थे। यहां तक कि अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले यानी 29 अप्रैल को भी उन्होंने ट्वीट कर एक महिला के रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करने की अपील की थी। इससे पहले 28 अप्रैल को उन्होंने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी में आज रात 8 बजे से 3 दिन का साप्ताहिक लॉकडाउन शुरू होगा। पहले 2 दिन का लॉकडाउन था, लेकिन प्रदेश में बेकाबू होते संक्रमण को देखते हुए अब इसे 3 दिन तक का बढ़ा दिया गया है। साथ ही पाबंदियां भी सख्त की गई हैं। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं में जुटे लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी, तो वहीं शादी समारोह में भी 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। लॉकडाउन में 50% क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि को 1 दिन और बढ़ाया गया है। आज शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक अब यूपी में लॉकडाउन रहेगा। पहले शनिवार रविवार को लॉकडाउन था, जिसे बढ़ाकर सोमवार तक कर दिया गया। हर हफ्ते लगने वाले इस 3 दिन के लॉकडाउन को लेकर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले मिल रहे हैं तो उस पूरे क्षेत्र को ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। लॉकडाउन में सार्वजनिक परिवहन के संचालन की अनुमति होगी। लॉकडाउन के अलावा रात्रि कर्फ्यू भी जारी रहेगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान व्यक्तियों के आवागमन वो भी सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए जारी रहेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकेंगे, तो वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट एवं बार, खेल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थानों को बंद रखा गया है। सिर्फ आवश्यक सेवाएं व गतिविधियां जैसे स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई, आम परिवहन के लिए निर्धारित संचालन जारी रहेगा। सार्वजनिक परिवहन, रेलवे, मेट्रो, बस, कैब्स अपने अधिकतम 50% क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। बता दें, यूपी में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 35,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 200 से अधिक लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। बढ़ते संक्रमण को लेकर यूपी सरकार लगातार पाबंदियां बढ़ा रही है ताकि संक्रमण का प्रसार रोका जाए, लेकिन बावजूद इसके संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शुक्रवार को ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर सुविधा न मिलने की शिकायतों को दबाया नहीं जा सकता। इस दौरान कोर्ट ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम के गुरुद्वारे द्वारा लगाए जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर की सेवा को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम चैरिटी तक नहीं छोड़ सकते हैं। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी और व्यवस्थाओं में खामियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार से कहा, हम यह बहुत साफ कर देना चाहते हैं कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज करवाए तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह जानकारी गलत है। हम नहीं चाहते कि इस तरह की सूचनाओं को दबाया जाए। हमें ये आवाज़ सुनने दें। अगर ऐसी शिकायतों पर एक्शन लेने की नौबत आई तो हम इसे अदालत की अवमानना मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि ज़रूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है। केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि हर महीने औसतन
1 करोड़ 3 लाख रेमडेसिविर उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन सरकार ने मांग और सप्लाई की जानकारी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र ने आवंटन का तरीका भी नहीं बताया है। केंद्र को डॉक्टरों से ये कहना चाहिए कि रेमडेसिविर या फेविफ्लू के बजाय अन्य उपयुक्त दवाएं भी मरीजों को बताएं। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि 18 से 45 साल वालों को वैक्सीन लगाने का प्लान बताएं। क्या केंद्र के पास कोई कोष है जिससे वैक्सीन के दाम समान रखे जा सके? केंद्र सरकार को यह भी बताना होगा कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कितना फंड दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने गाजियाबाद में गुरुद्वारे में ऑक्सीजन लंगर के बारे में पढ़ा। लोग चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम चैरिटी तक नहीं छोड़ सकते हैं। वैक्सीन का मूल्य निर्धारण का मुद्दा असाधारण है। ऐसे में देश के गरीब लोगों को वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे कहां से मिलेंगे? जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने केंद्र से कहा कि हमने अपने नागरिकों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रोते हुए सुना है। दिल्ली में हकीकत में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र में भी ऐसा है। आपको भविष्य में यह बताना होगा कि आज और सुनवाई के अगले दिन क्या बेहतर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद के जस्सीपुरा में शुक्रवार दोपहर चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। हाथों में हथियार और लाठी डंडों के साथ दो पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। इस भिड़ंत में जस्सीपुरा केला भट्टा क्षेत्र में बिरयानी की दुकान लगाने वाले कल्लू घायल हो गया है। कल्लू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के आने से पहले ही झगड़ा करने वाले मौके से फरार हो गए। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक जैसी कालजयी कविता लिखने वाले गाजियाबाद की पहचान डॉक्टर कुंवर बेचैन अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी रचनाएं हमें सदियों तक उनकी याद दिलाती रहेंगी। गाजियाबाद के MMH कॉलेज के हिंदी प्रोफेसर रहे डॉक्टर कुंवर बेचैन पर देश ही नहीं विदेशों के कई विश्वविद्यालयों में शोध किए गए। कोरोना संक्रमण के चलते गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांसें ली। पेश है युग करवट परिवार की ओर से इस महान गजल और गीतकार को भावभीनी श्रद्धांजलि। सुप्रसिद्ध गीत गजलकार डॉक्टर कुंवर बेचैन नहीं रहे। वे हिंदी साहित्य में एक स्तंभ थे। कोमल शब्दों का अद्भुत चयन उनकी विशेषता थी। वे अपने समय में समरस थे। जरूरत पड़ने पर विलग होने का भाव भी दिखता था। उनकी 2 पंक्तियां जरा देखिए। जिंदगी यूं भी चली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। वे जीवन घाती कोरोना से संक्रमित हो गए थे। गाजियाबाद के नेहरू नगर में रहने वाले डॉक्टर कुंवर बेचैन कोरोना की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहा था। तब युवा कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के ट्वीट के बाद उन्हें कैलाश अस्पताल में वेंटिलेटर मिल रहा था। मुरादाबाद जिले के गांव उमरी कला में 1 जुलाई 1942 को जन्मे कुंवर बेचैन का पूरा नाम कुंवर बहादुर सक्सेना था। कुंवर जी को बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। इनका प्रारंभिक जीवन विपदाओं और उतार चढ़ाव से भरा रहा। जब वे 2 वर्ष के थे तो इनके सिर से माता पिता का साया उठ गया। उसके बाद इनका पालन पोषण बड़ी बहन ने किया। डॉक्टर कुंवर बेचैन अपने बारे में कहते थे कि दुख ही मेरी प्रेरणा बने, और उसी के बीच कुंवर बेचैन निकला। गाजियाबाद के MMH डिग्री कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर कुंवर बेचैन की गजलों में आम आदमी के दैनिक जीवन का चरित्र चित्रण मिलता है। उन्होंने अपने गीतों और कविताओं के जरिए लोगों में एक खास जगह बनाई। शब्दों की गहराई के साथ भावनाओं की संगत उनकी कविता और गजलों में देखने को मिलती है। उन्होंने समाज के हर दर्द को शब्दों के जरिए अपनी गजलों और कविताओं में पिरोया। जब बात रूमानियत की आई तो उन्होंने लिखा, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, कोई उलझन ही रही होगी जो वो भूल गया, मेरे हिस्से में कोई शाम सुहानी लिखना। फिर उन्होंने लिखा कि मिलना और बिछुड़ना दोनों जीवन की मजबूरी है, उतने ही पास हम रहेंगे जितनी हम में दूरी है। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने 35 किताबें लिखी है। उनकी प्रमुख रचनाओं में पिन बहुत सारे, भीतर साकल बाहर साकल, उर्वशी हो तुम, झुलसो मत मोर पंख शामिल है।
डॉक्टर कुंवर बेचैन को 1977 में साहित्य सम्मान, 2004 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से साहित्य भूषण, 2004 में ही परिवार पुरस्कार सम्मान और इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भी उन्हें सम्मानित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। देश में कोरोना संक्रमण से हालात कितने बेकाबू हो गए हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया में सामने आ रहे संक्रमण के नए मामलों में अकेले 45% मामले देश में ही हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों से कहीं अधिक संक्रमण के मामले देश के कई राज्यों में आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया में 15,142 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से कुल 3,501 लोग भारत के ही हैं। संक्रमण के मामले में भी देश दुनिया के अन्य क्षेत्रों से आगे बढ़ता जा रहा है। यह आंकड़े डरावने वाले हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात बेकाबू हो गए हैं। देश के हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया में 40 से 45% मामले भारत के ही हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया में 8,92,000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 3,86,000 मरीज सिर्फ भारत के हैं। वहीं दुनिया भर में बीते 24 घंटे में 15,142 लोगों की मौत हो गई है। इसमें से 3,501 लोग भारत के ही हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की मौत का यह आंकड़ा सरकारी है। वहीं शमशान घाट और कब्रिस्तान कुछ अलग ही स्थिति बयान कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ ही देश में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। बीते हफ्ते तक देश में जहां 100 में से 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 21 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 3,86,452 नए मामले सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,87,62,976 हो गई है। इसके साथ ही देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 31 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक 3,458 और मरीजों की मौत हो जाने से संक्रमण के कारण अब तक दम तोड़ चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,08,330 हो गई है। एक्टिव मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब यह बढ़कर 31,70,228 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 16.90% है। लोगों के ठीक होने की दर गिरकर 81.99% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,53,84,418 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मृत्यु दर 1.11% है। वहीं संक्रमण के मामले में अगर हम दुनिया के 10 देशों की बात करें तो भारत के 9 राज्यों में इन देशों में ज़्यादा मामले आए हैं। आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले भारत में ही पाए गए हैं। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील 69,000 है। इसके बाद अमेरिका 59,000, तुर्की 37,000, फ्रांस 26,000, अर्जेंटीना 26,000, जर्मनी 22,000, ईरान 19,000, कोलंबिया 17,000 और इटली में 14,000 नए मामले सामने पाए गए हैं। अब इनकी तुलना भारतीय राज्यों से करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 66,159 केस मिले। इसके बाद केरल 48,607, कर्नाटक में 35,224, उत्तर प्रदेश में 35,104 मामले पाए गए। यानी दुनिया के टॉप 6 देशों में पाए गए कोरोना के केस इन राज्यों से कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। उत्तर प्रदेश के बागपत की शूटर दादी चंद्र तोमर का कोरोना से निधन हो गया। चंद्र तोमर पिछले कई दिनों से एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। नेशनल और राज्य लेवल पर शूटर दादी ने निशानेबाजी में कई पदक जीते थे। शूटर दादी बागपत के जोड़ी गांव की रहने वाली हैं। शूटर दादी के नाम से मशहूर निशानेबाज चंद्र तोमर भी कोरोना से जंग हार गई। कुछ दिन पहले सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बागपत की रहने वाली शूटर दादी का कोरोना के कारण मेरठ के आनंद अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना को हल्के में ना लें, घर पर ही रहें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि परिवार में आपका कोई इंतजार कर रहा है। कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हल्के लक्षण दिखते ही डॉक्टर को दिखाएं, पैनिक ना फैलाएं। हमेशा मास्क पहनें और 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। बार बार साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोएं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। आपदा के इस दौर में भी चंद लोग मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां एक और लोग ऑक्सीजन के अभाव में तिल तिल कर मर रहे हैं,
तो वहीं चंद माफिया ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर जमकर कमा रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक आरोपी को पकड़ा है, जिसे 638 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी से खुलासा हुआ है कि कंपनी का मालिक 10 से 30 हजार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा था और अब तक सैकड़ों की तादाद में सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। एक और जहां कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीज ऑक्सीजन के अभाव में अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं, लोग अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपदा के इस दौर में चंद माफिया सांसों की आड़ में भी कालाबाजारी करने का गंदा खेल खेल रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस थाना लिंक रोड ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाली एक फर्म का भांडाफोड़ किया है और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। एसपी सिटी प्रथम निपुण अग्रवाल ने बताया कि मौके से 638 खाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। जनपद गाजियाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी एवं जमाखोरी की कुछ शिकायतें मिल रही थीं, जिसके फलस्वरूप जनपद के उप महानिरीक्षक श्री अमित पाठक ने इसमें टीमें गठित करी। इसके फलस्वरूप कल रात्रि 29 अप्रैल को एक टीम ने जयगोपाल इंटरप्राइजेज साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र लिंक रोड में दबिश डाली। वहां पर समीर नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार करा, जिसके पास से लगभग 638 छोटे एवं बड़े जीवनदायी ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर मिले, जिनकी ये जमाखोरी करके कालाबाजारी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र में जय गोपाल इंटरप्राइजेज द्वारा इन दिनों जमकर ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है। मौके से 165 बड़े और 473 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि फर्म द्वारा बड़े सिलेंडर 30,000 और छोटे सिलेंडर 10,000 रुपये में बेचे जा रहे थे और अब तक सैकड़ों सिलेंडर फर्म के मालिक के कहने पर बेचे गए हैं। यह छोटे सिलेंडरों को 10,000 रुपये में एवं बड़े सिलेंडरों को 30,000 रुपये में बेच रहा था। इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही इन सिलेंडरों को रिलीज कराकर अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा ताकि मरीजों को राहत मिल सके। बता दें कि गाजियाबाद पुलिस लगातार ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पूर्व में भी ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में कई आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज़। देश में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए जरूरी दवाओं का संकट कितना गहरा है, इसका पता सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से चलता है। महाराजगंज जिले के जिला अस्पताल के सीएमएस के पास एक पीड़ित परिजन रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगने पहुंचा। अस्पताल में इंजेक्शन ना होने पर सीएमएस रोने लगे। कार्यालय में बैठे लोग उन्हें समझाते दिखे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। सर आप अगर प्लीज अपना हाथ अगर खींच लेंगे सर ना, तो बाकी लोग क्या होगा सर, आप ऐसे टूट जाएंगे। तो और समझिए सर, आप हैं सर तो हम लोग हैं, आप जो है सर हम लोग के बल है, हिम्मत है सर। सर प्लीज प्लीज सर प्लीज हम लोग आपसे कह रहे सर, आप हम लोग की हिम्मत है और सर आप टूट जाएंगे सर ना, तो हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। इस आपदा के आया सर जो ना, उस पे आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम लोग आप लोग भगवान है, भगवान है सर आप लोग, प्लीज सर। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।